हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग काय को कुछ हर्ब्स की जरूरत थी, जिसके लिए एल्डर मिंग उसे जंगल में जाने को बोलते हैं। वही एक कार्यक्रम के दौरान यांग काय ने सुमो से एक शॉपकीपर को भी प्रोटेक्ट किया था। गाइस, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि कुछ समय में मैं एक और नई सीरीज लाने जा रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं। वो कहते हैं कि सुमो तुमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, जिस पर यांग जवाब देता है कि हमारे सेक्ट के कुछ रूल हैं और वो बंदा उन्हें ब्रेक नहीं करेगा। उतने में यांग की नजर यन पर पड़ जाती है, जो उसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। यांग तो उसकी हरकतें देखकर तुरंत ही समझ गया कि यून उसकी काफी ज्यादा पसंद करती है, मगर यांग ऐसे कोई मामले में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से कल्टे मार देता है। अब घर आने के बाद वो अपनी सीक्रेट बुक को चेक करने लगा और उसका थर्ड पेज भी अब ओपन हो चुका था और उसी में से यांग काय को एक ऐसी कोल्डन मिल जाती है जो उस बुक को इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि उसने इसे एक फर्नेस की तरह यूज करना चाहिए, मगर यांग के पास कोई धर्म नहीं था जिसका यूज कर पाए। तो बुक उससे हर्ब्स के नाम भी शो करने लगा, 3 लीफ रिमेंट शोल फ्लावर और डेडवुड ग्रास। अगर यांग उन दोनों को इसमें बर्न करेगा तो उसकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ सकती थी। हालांकि यांग ने अब तक ऐसे किसी फ्लावर का नाम नहीं सुना था। वो कहने लगा कि मैंने कल ही जाकर एल्डर मेंग से इसके बारे में पूछना चाहिए, उन्हें जरूर से इन हर्ब्स के बारे में पता होगा। तो अगले ही दिन वो एल्डर मेंग से मिलने पहुंच गया, जो कि मस्त खराटे ले रहे थे। अब वो उनसे 3 लीफ रिमेंट सोल फ्लावर की बात करता है और डेडवुड ग्रास के बारे में भी पूछने लगा। तो एल्डर मेंग उसे तुरंत ही अपना बुकलेट दे देते हैं। उस बुक में सारे हर्ब्स की जानकारी लिखी हुई थी। साथ ही यांग को यह भी पता चला कि उन्हें जिन हर्ब्स की जरूरत थी वो पॉइजनस हर्ब्स है, जो देख यांग का काफी ज्यादा सरप्राइज था। एल्डर मेंग उसे बताने लगते हैं कि हर हर्ब्स में पॉइजनिस्ट होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, मगर उन्हें सही हर्ब्स के साथ मिला दिया जाए तो उनकी पावरफुल मेडिसिन भी बन सकती है। साथ ही साथ एल्डर मिंग यांग काय को बताने लगे कि तुम्हें जिस ग्रास की तलाश है वो काफी ज्यादा पॉइजनस है, इसलिए आमतौर पर शॉपकीपर उसे सेल नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि ये ग्रास तुम्हें कहाँ मिलेगी। जो सुनकर यांग काय सोचने लगा कि एल्डर मिंग तो हमेशा खड़ूस जैसी बातें करते हैं, फिर आज ये इतने मीठे जवाब कैसे दे सकते हैं। जरूर इनका कुछ काम होगा। वहीं पर एल्डर मिंग यांग काय को बताते कि पवेलियन से 30 मील दूर ब्लैक विंड माउंटेन है, ये दोनों हर्ब्स तुम्हें वहीं पर मिल जाएगी। साथ ही तुम मेरा ये बुकलेट भी लेकर जाओ, उसे देखकर तुम हर्ब्स को पहचान पाओगे। इस पर यांग काय कहता है कि मास्टर, आप इतनी हेल्प कर रहे हो तो मुझे आपका क्या काम करना होगा बता दो, क्योंकि आप फ्री में तो कोई हेल्प नहीं करोगे। जिस पर वो कह रहे थे कि यांग काय, क्या मैं तुम्हें इतना सेल्फिश लगता हूँ? देखो, मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना, बस मेरे लिए थोड़ी से साफ्टूस ग्रास, बुलियन ट्रास, टनलान ग्रास और जिंगलांग ग्रास लेके आना। ये सब ग्रास तुम 1 डजन की क्वांटिटी में लेके आना, और अगर तुम इन्हें ले आए तो मजा ही आ जाएगा। और देखो, उस ग्रास के बदले में मैं तुम्हें कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी दूंगा। जिस पर यांग काय कहता है, मुझे लगा ही था कि आपका कोई काम होगा, वरना आपके मुंह से इतनी मीठी बातें कैसे निकलती। जिस पर मेंग कहते हैं कि पता नहीं मैंने तुमसे कब लड़ाई की थी, तुम हो कि बार बार मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हो। खैर, वो माउंटेन यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो मैं तुम्हारे लिए 3 दिनों की छुट्टियों की बात करूंगा, मगर तुम जल्दी से वापस आने की कोशिश करना। अब यांग काय के वहाँ से जाते ही एल्डर दोबारा से सो जाते हैं। इधर यांग काय लंबा सफर तय करके ब्लैक विंड माउंटेन पहुँच चुका था। वहाँ पर वो कई सारे ग्रास इकट्ठा करता है और अभी भी एल्डर मिंग ने उससे जितनी क्वांटिटी बताई थी वो पूरी नहीं हुई थी। साथ ही यांग काय को बुक में मेंशन हुई हर्ब्स भी कलेक्ट करनी थी। उस सीक्रेट बुक में लिखा था कि ये ग्रास उसी जगह पर उगती है जहाँ दूसरी ग्रास नहीं उग सकती। अब यांग काय को कोई आइडिया नहीं था कि वो जगह इस माउंटेन से कितने दूर है, और तभी एक जंगली सूअर उसके पीछे लग गया। लेकिन तभी यांग काय देखता है कि 2 हंटर्स ने अपने एरो से उस पर अटैक किया है। वो हंटर यांग काय को बताने लगे कि ये जंगली सूअर बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिना वेपन तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमारे पीछे रहो। इधर वो जंगली सूअर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस शिकारी के एरो उस सूअर की सख्त चमड़ी को भेज नहीं पा रहे थे, इसलिए उन लोगों ने तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर दिया। वहीं पर यांग काय सोच रहा था कि वो बॉडी टेम्परिंग के 4थे लेवल पर है, इसलिए उसे ना डरकर वाइल्ड सूअर का मुकाबला करना चाहिए।
इसलिए वो सीधे ही उस सुअर पर कूद गया, जिसके बाद वो छलांग लगाते हुए एक लात में उस सुअर को चट्टान पर पटक देता है, जिसके चलते वो सुअर वहीं पर गिर गया और खत्म हो गया। अब वो हंटर और उसका बेटा उसका शुक्रिया अदा करने लगे और वो कहने लगे कि अच्छा हुआ तुमने हमारी मदद की, वरना पता नहीं आज यहाँ पर क्या हो जाता। जिस पर यांग कहता है, सीनियर प्लीज मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए, खैर मैं इस इलाके में नया हूँ, क्या आपको इस माउंटेन पर कोई ऐसी जगह पता है जहाँ कोई ग्रास नहीं उगती? तो वो लोग कहते हैं हाँ, यहाँ पर एक सैंड डेथ वैली है, जो जगह काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि वहाँ पर कोई घास नहीं उगती। हम वहीं से जाने वाले हैं, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। इसलिए थोड़ी देर में वे लोग उस बंजर इलाके में पहुंच गए और वहीं पर यांग को डेडवुड ग्रास मिल गई। अब वो हंटर उससे कहने लगे कि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम चाहो तो तुम आज की रात हमारे साथ रुक सकते हो। ये आइडिया यांग को भी अच्छा लगा क्योंकि वो भी अकेला इस जंगल में किसी जानवर का शिकार नहीं बनना चाहता था। अब अगली सुबह जब यांग की आँख खुली तब वो देखता है कि दोनों तो ऑलरेडी जा चुके हैं, इसलिए यांग ने तुरंत ही अपनी कल्टीवेशन शुरू कर दी, जिससे उसकी बॉडी में वर्म फीलिंग का एहसास हो रहा था, जिससे वह समझ गया कि वो जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो उसने जल्दी से अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसने बहुत ही कम समय में गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए बॉडी टेम्परिंग की 5वें लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया। अब अगर उसे एक और स्पेशल हब मिल जाए तो यांग का एक कल्टीवेशन और भी ज्यादा तेजी से इम्प्रूव हो सकती है। और उसी वक्त यांग को हंटर जंके और उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज आई, इसलिए यांग तुरंत ही उनकी आवाजों को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच गया और वो देखता है कि स्पाइडर मॉन्स्टर ने उन हंटर को जाल में पूरी तरह से ट्रैप कर लिया है और वो उसे चीखते हुए कह रहा है और वो उसे खींचते हुए केव में ले जा रहा था, मगर यांग तुरंत ही उस पर अटैक करते हुए उसे वहां से भगा देता है। अब वो हंटर उसे बताता है कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, वो मॉन्स्टर उसे अपनी केव में ले जा चुका है। तो यांग भी तुरंत उस केव में दाखिल हो गया। वो देखता है कि उस केव में कई सारी इंसानी हड्डियां पड़ी थी, यानी कि ये मॉन्स्टर अभी तक कई सारे लोगों को शिकार बना चुका है। और उतने में ही यांग एक बड़ी सी हड्डी के ढांचे से नीचे गिर गया और वो सीधा मॉन्स्टर के घर में पहुंच चुका था। तभी वो देखता है कि ये तो फर्स्ट लेवल का मॉन्स्टर है और वो जल्दी से उस बच्चे को निगलने वाली है। यांग भले ही थोड़ा सा पावरफुल बन चुका था, मगर उसने आज तक किसी मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं किया। अब वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर पर एक लात मारते हुए उस बच्चे को पकड़ लेता है। वो बच्चा मॉन्स्टर के पॉइजन की वजह से बेहोश इस मॉन्स्टर के पॉइजन की वजह से बेहोश था। तब तक उस मॉन्स्टर ने भी यांग पर अटैक करना शुरू कर दिया, इसलिए वो उसे भी निकालने की फिराक में था। तो यांग भी उसके मुंह पर एक पंच जड़ते हुए साइड में हट जाता है। तब तक उस मॉन्स्टर ने उस केव के पत्थर गिराना शुरू कर दिए थे। यांग को कुछ भी करके इस केव से बाहर निकलना था, वरना उस स्पाइडर का पॉइजन उस पर भी हावी हो जाता और वो पॉइजन उस बच्चे को खत्म भी कर सकता था। इसलिए वो गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। भले ही यांग इसमें घायल हो गया था, मगर अब उसे इंजरी का ज्यादा दर्द नहीं होता, जिसके बाद उस मकड़ी के पांव तोड़ते हुए उसके जाल में आग लगा देता है। यांग को लग रहा था कि अब तो स्पाइडर मर चुकी होगी, लेकिन उसका ध्यान हटते ही वो स्पाइडर यांग को अपने वेव में फंसा लेती है। साथ ही साथ उसने यांग को बुरी तरह से घायल कर दिया था। तो यांग भी उसी मॉन्स्टर के पाँव को लेकर उसी की आंखों में घुसा देता है, जिसके बाद वो अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए उस मकड़ी पर कई सारे अटैक्स करने लगा और इस बार फाइनली यांग ने उस मकड़ी को निपटा दिया। जिसके बाद यांग उस बच्चे को लेकर केव से बाहर आ जाता है। वहीं पर वो हंटर अपने बेटे को जिंदा देख काफी ज्यादा खुश हो गया। यांग उसे बता रहा था कि स्पाइडर की पॉइजन की वजह से बेहोश है, लेकिन इस केव में काफी ज्यादा नायाब हर्ब्स हैं, तो मैं उसका यूज करके इसे हील कर दूंगा। जिसके बाद यांग ने उस केव में काफी सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लिए, साथ ही साथ उस बच्चे को भी हील कर देता है, जो देखकर वो हंटर यांग के सामने अपना सिर झुकाने लगा और कहने लगा कि मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। जिस पर यांग कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, आपने भी मेरी बहुत मदद की है, बस यहाँ से वापस जाने के बाद आप इस बच्चे को एक बार हीलर को दिखा देना। तो हंटर जैंग भी इसकी बात मान जाता है, मगर अचानक से यांग को उसके कपड़े उतारने के लिए कहने लगा, जो सुनकर यांग भी थोड़ा सा हैरान था और कहने लगा कि भाई एहसान चुकाने के लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिस पर जैंग कहने लगा
कि भाई तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे फटे हुए कपड़े ठीक कर देना चाहता हूँ। इसलिए यांग फाइनली उसे अपना फटा हुआ शर्ट दे देता है और वो जैंग का शुक्रगुजार था क्योंकि उसकी वजह से उसे ढेर सारे हब्स मिल गए थे जिसकी यांग को तलाश थी। अब वो लंबा सफर तय करके वापस घर आ जाता है, मगर वो देखता है कि उसके घर के सामने कई सारे डिसाइपल इकट्ठा हुए हैं। इसलिए यांग भी चुपचाप ये सारा तमाशा देखने लगा। सुम्म कह रहा था कि यह बंदा तो काफी ज्यादा गरीब है, इसके पास तो रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं है। तभी उसके साथी उसे बताते हैं कि यांग के पास कोई पावर्स नहीं है, इसलिए हमारा सेक्ट भी उसे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कुछ दिनों पहले ही उसकी जोरदार पिटाई भी हुई थी, जिस पर सुमू कहता है कि वाह, ये सुनकर तो मेरे दिल को सुकून मिल गया, मगर जब तक वो बंदा उसके सेक्ट के बाहर नहीं जाता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो यांकाई को आवाज देकर बाहर आने के लिए कह रहा था, मगर यांकाई का रिप्लाई नहीं आता। तो उन लोगों को लग रहा था कि शायद यांकाई सेक्ट छोड़कर चला गया होगा। इसलिए सुमू के चमचे कहने लगे कि हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा फेमस है। उस यांकाई को पता चल गया होगा कि हमारे यंग मास्टर कितने ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो हमारे यहाँ आने से पहले ही भाग गया। जिस पर सुमू गुस्से से कहने लगा कि उस यांकाई ने मेरी सेटिंग बिगाड़ दी, जब तक मैं उसे सबक सिखाना दूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आओ जल्दी से उसकी झोपड़ी जला दो, इस झोपड़ी की आग से ही मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। मगर वो लोग उसके लिए मना कर रहे थे, इसलिए सुमू कहता है ठीक है, तो मसाल मुझे दे दो, मैं खुद उसकी झोपड़ी जलाकर राख कर दूंगा। तभी यांकाई ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उससे पूछ रहा था कि भाई तुम घर क्यों जलाना चाहते हो। जिस पर सुमू कहने लगा कि ये घर यांकाई का है और मेरे लिए तो इतनी वजह काफी है। और तभी वो देखता है कि उसके साथ बात करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि यांकाई है। सुमू को लग रहा था कि मेरे साथ इतने सारे चमचे हैं, भला ये बंदा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। इसलिए वो यांकाई को ऐसे ही कहने लगा कि उस दिन की बेइज्जती मैं अभी तक नहीं भूला, बस तू देखते जा, आज मैं तुझे जहन्नुम पहुंचा कर ही दुम लूंगा। मगर यांकाई उसके हाथ की मशाल छीनकर सीधा पानी की बकेट में फेंक देता है और कहता है कि भाई तेरा पंगा मेरे से है, तो प्लीज मेरे घर पर इसका गुस्सा मत उतार। जिस पर सुमू कहता है कि ठीक है, चल फिर फाइट के लिए रेडी हो जा। जिस पर यांकाई कहता है बस एक सेकंड में अपनी बास्केट रख के आता हूँ। इधर सुमू अपने चमचों से कह रहा था कि मैंने सुना है ये बंदा कभी हार नहीं मानता, इसलिए उसकी काफी अच्छे से पिटाई कर देना ताकि उसे पता चले कि यंग मास्टर से बेइज्जती करने का क्या अंजाम होता है। और उतने में ही यांकाई बाहर आ गया। वो कह रहा था कि सुमू, मैं तेरे साथ बेवजह फाइट नहीं करना चाहता, बेहतर होगा कि तू अपने चमचों को लेकर यहाँ से चला जाए। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। गाइस, फ्यूचर में हमारी वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट्स होगी, इसलिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार था, मगर अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसलिए वीडियो टाइम पर अपलोड हो जाया करेगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।